जय हिंद प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गॉड लाइफ पाठशाला में। आज यूपी पीसीएस पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। जिसने पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, देख लीजिए। हम इसके साथ साथ जो 2025 और 26 में यूपी पीसीएस द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, उनके भी क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर का मंथली मैगजीन वो भी जल्दी ही शुरू की जाएगी, जुलाई से ये प्रारंभ कर दी जाएगी। और सी सेट का भी इसमें से यहाँ पर आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। तो जो नए वीडियो हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं, आइए जुड़ जाइए। और जो नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको यूपी पीसीएस 2026 दिसंबर में जो होने वाला है, कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। हाँ, तो कल यहीं से छोटा था, आज यहीं से शुरुआत करते हैं। विश्व भूगोल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या पूछे गए हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि वनस्पति जलवायु का वास्तविक सूचक है, यह किसका कथन है? तो ये क्वेश्चन किसका है? कथन है कोपेन का। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का। और थॉर्न थ्वाइट है, इनका भी जलवायु वर्गीकरण इंपॉर्टेंट होता है। क्या पता अगली बार क्वेश्चन इनके ऊपर पूछ ले। थॉर्न थ्वाइट का जलवायु वर्गीकरण पूछ ले, तो भाई एक नजर इसको खत्म कर लेते हैं पहले। सबसे पहले मैं बोलता जाऊंगा, आप नोट करना या वीडियो को सिर्फ सुनना। सबसे पहले क्या है? थॉर्न थ्वाइट। थॉर्न थ्वाइट ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के एक बायोलॉजिस्ट थे, या गए वनस्पति विज्ञानी थे। तो किस देश के थे? तो अमेरिका के थे। इन्होंने 1931 में अपना जलवायु वर्गीकरण पेश किया था सबसे पहले। इसका कई बार रिवाइव किया, जैसे 48 में रिवाइव किया था। इन्होंने इन्होंने जलवायु वर्गीकरण के 3 मुख्य आधार बनाए। जलवायु वर्गीकरण के 3 मुख्य आधार बनाए। वर्षा को वर्षा तापमान ताप वर्षा तापमान और वनस्पति वनस्पति। तो ऐसे पूछ दे कि किसका जलवायु वर्गीकरण का आधार वर्षा तापमान और वनस्पति है, या फिर थॉर्न थ्वाइट के अनुसार उन्होंने किन तीन वस्तुओं को या किन तीन क्षेत्रों को जलवायु वर्गीकरण का आधार माना? तो तीन, वर्षा को, तापमान को, वनस्पति को। लेकिन कोपेनहेगन ने सिर्फ वनस्पति को आधार माना। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए तरह कोपेनहेगन ने वनस्पति को आधार माना, लेकिन थॉर्न थ्वाइट ने वर्षा, वनस्पति और तापमान इनको आधार माना। थॉर्न थ्वाइट के अनुसार जलवायु का सही सूचक ये तीन है। कौन? वर्षा, तापमान और वनस्पति। जबकि कोपेनहेगन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति को माना है। तो दोनों का अंतर समझ रहे हो? और कोपेन ने जो वनस्पति का आधार माना है, वो किसके आधार माना? उन्होंने डी डी महोदय या डी कैंडल महोदय को आधार बनाकर अपना आधार बनाया है। तो दोनों बताया आपने आपको। जलवायु परिवर्तन, सॉरी जलवायु। तो जलवायु का आधार मैंने कोपेनहेगन ने किसको? वनस्पति को माना है। और थॉर्न थ्वाइट ने तीन को माना है, वनस्पति, वर्षा और तापमान को माना है। कोपेनहेगन कहाँ के थे? कोपेनहेगन जर्मनी के थे। ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने कब पेश किया? तो इन्होंने 1936 में पेश किया है, जबकि थॉर्न थ्वाइट ने 1931 पेश किया। अगर क्रोनोलॉजी पूछे तो थॉर्न थ्वाइट पहले आए थे, उसके बाद कोपेनहेगन आए थे। कोपेनहेगन ने जो डी कैंडल है उन पे डी कैंडल की जो वनस्पति धारणा है उस पर आधारित है। और दोनों ने जलवायु को 5 क्षेत्रों में बांटा है, 5 वर्गीकरण में। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। 5 क्षेत्रों में बांटा है, 5 क्षेत्रों में। ए बी, लिख रहा हूँ, ये डी, ABCDE। वो इतना मैंने क्या था? थॉर्न थ्वाइट ने जो आर्द्रता प्रदेश, विश्व को 5 आर्द्रता प्रदेशों में या जलवायु प्रदेशों में बांटा है। 5, ABCD और ए। ए में किसने रखा है? अत्यधिक आर्द्र क्षेत्रों को। बी में किसने रखा है? आर्द्र क्षेत्रों को। सबसे पहले अत्यधिक आर्द्र, आर्द्र और उपार्द्र, फिर आर्द्र शुष्क और शुष्क। तो 5 क्षेत्रों में बांटा है। अत्यधिक आर्द्र, आर्द्र, उपार्द्र, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों को। वहीं कोपन ने भी 5 बांटा है, ABCDE। लेकिन कोपन ने पहले को बांटा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र और ई पोलर या ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से ओवरव्यू कर दे रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। थॉर्न थ्वाइट ने जो अमेरिका के थे, सबसे पहले 1931 में इन्होंने जलवायु को 3 क्षेत्रों में बांटा, 3 क्षेत्रों में बांट के देखा, वर्षा, तापमान और वनस्पति। इन्होंने विश्व को 5 क्षेत्रों में बांटा है, विश्व को ABCDE। ए अत्यधिक आर्द्र, बी आर्द्र और सी उप आर्द्र, डी आर्द्र शुष्क और ई शुष्क। वहीं कोपेनहेगन जो जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने अपना जो वर्गीकरण पेश किया है, जलवायु वर्गीकरण 1936 में पेश किया है। ये जो इन्होंने पेश किया तो ये अनुभव आधारित था। इन्होंने मुख्यतः वर्गीकरण को आधार माना है, जबकि थॉर्न थ्वाइट ने
वर्षा, तापमान और वनस्पति, और कोपेनहेगन ने केवल वनस्पति को आधार माना है। और कोपेनहेगन ने भी 5 जलवायु क्षेत्रों बाँटा है, ए, बी, सी, डी, ई। ए में उष्णकटिबंधीय प्रदेश, बी में उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश, सी में शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश और डी में शीतकटिबंधीय प्रदेश और ई में पोलर या ध्रुवीय प्रदेश। तो मैं बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लेना, ठीक है? अब आइए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था कोपेनहेगन ने, क्योंकि कोपेनहेगन ने ही तो वनस्पति को आधार माना था और थॉनथॉट ने तो वनस्पति, तापमान और वर्षा तीनों को आधार माना था, ठीक है? अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या लिखी, व्याख्या देख लेना आप। अगला है पंपा आर्द्र भूमि कहाँ पाई जाती है, किस देश पाई जाती है? ये कहाँ है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना। अब एक आपको ट्रिक बताएं कैसे है। तो आपने अगर आपने पढ़ा सुना होगा, पास यानी पास होना, और टीना डॉबी, टीना साथ टीना डॉबी ने यूपीएससी पहले ही अपने प्रयास में पास कर ली और सबसे यंग रही, तो ऐसे याद कर लो, पास टीना, टीना डॉबी, तो पास टीना डॉबी, ऐसे याद कर लो, तो पास टीना यानी अर्जेंटीना, ऐसे याद कर लो आप। और अब बात अर्जेंटीना की उठी है, तो अर्जेंटीना इसमें वर्तमान में भी चर्चा में है। किसलिए चर्चा में है? अभी फीफा विश्व कप हुआ था, कहाँ पे हुआ था? अमेरिका के इसका फाइनल कहाँ हुआ था? अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ था। और किसने जीता था? स्पेन ने जीता था। और हारा कौन था? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना कितने कितने बार जीत चुका है? वो 3 बार जीत चुका है। स्पेन का या कौन था? दूसरा नंबर का था, इसलिए और चर्चा में है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना, आप अलग यहाँ अर्जेंटीना को ही समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं अर्जेंटीना की सीमा किन किन देशों से लगती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप नोट कीजिए, मैं बता रहा हूँ। चिली, दो पश्चिम में चिली, उत्तर में बोलिविया और पराग्वे, और उत्तर पूर्व में ब्राजील, और सॉरी पश्चिम में उरुग्वे और और दक्षिण चिली महासागर। मैं आपको बना दे रहा हूँ मैप, मैप में समझिए आप। तो ये अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना है। तो इसके यहाँ पर पश्चिम में चिली है, पश्चिम में चिली है, और पूर्व में उरुग्वे की सीमा लगती है 2, इधर उत्तर पूर्व में ब्राजील से लगती है 3, और उत्तर में लगती है पराग्वे 4, और उत्तर पश्चिम गए बोलिविया। तो 5 देश हो गए हैं। 5 देश कौन कौन से? चिली, बेलू सॉरी चिली, बोलिविया, पराग्वे, ब्राजील और उरुग्वे। 5 देशों से सीमा लगती है। और अर्जेंटीना के पूर्व में क्या है? दक्षिण अटलांटिक महासागर। और अर्जेंटीना के यहाँ पास में, यहाँ फॉकलैंड द्वीप समूह है। तो ये विवाद किसका है? फॉकलैंड द्वीप समूह का विवाद है अर्जेंटीना और ब्रिटेन से, ये भी पूछा जाता है। और फॉकलैंड के पास में यहाँ पे ठंडी जलधारा बहती है, जिसे बोलते हैं फॉकलैंड की ठंडी जलधारा। समझ रहे हो? मैं अगर आप मैप पर देखिए तो मैप यही दिखेगा। और इसके यहाँ पर ऐसे ही पूर्व में स्कोटिया सागर भी है। और अर्जेंटीना के पश्चिम में पड़ता है चिली, जिसे हमने कहा चिली सीमा लगती है। और पश्चिम में ही एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला है। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। इतना आपको क्लियर हुआ? अर्जेंटीना, मैं फिर एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये अर्जेंटीना है। और अर्जेंटीना में जो पंपास है, पंपास कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना के यहाँ पाए जाते हैं, पंपास यानी मध्य में। और ऊपर क्या पाए जाते हैं? ग्रान चाको। ग्रान चाको कहाँ पर है? ये भी अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना का है, अर्जेंटीना का है तो दक्षिण अमेरिका आएगा, ठीक है? और कुछ छूटा? हाँ, पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे? पैटागोनिया मरुस्थल ये भी अर्जेंटीना में ही है। और यहाँ पर अर्जेंटीना के पूर्व में सान जॉर्ज की खाड़ी है, सान जॉर्ज की खाड़ी है। और फॉकलैंड द्वीप समूह में आपको बता ही चुका हूँ, फॉकलैंड ठंडी जलधारा बता चुका हूँ। अब पैटागोनिया मैंने बता दिया, फिर अर्जेंटीना के पश्चिम में पड़ता है। और कुछ होता? हाँ, अब दक्षिण में दो, अर्जेंटीना और अंटार्कटिका। अर्जेंटीना क्या है? अर्जेंटीना सबसे दक्षिण पड़ता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। और नीचे कहाँ? नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो इनको अलग करने वाली ये पूछते, ये पास क्या है? इसे बोलते हैं ड्रैक पार्क, ड्रैक मार्ग या ड्रैक जल संधि के। ड्रैक जल संधि के संबंध किससे है? अर्जेंटीना या दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, इनको अलग करती है। तो अर्जेंटीना से कोई भी क्वेश्चन पुट होगा तो यहाँ से आप कर सकते हैं। एक और लिख लीजिए आप, याद आ रहा है तो। कार्ड कार्डोबो पठार, कार्डोबा, मैं लिख दे रहा हूँ, कार्डोबा कार्डोबा पर्वत कहाँ पर है? ये भी अर्जेंटीना में ही है। और पैटागोनिया बता चुका हूँ, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना है। और अर्जेंटीना के पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला है, मैंने आपको बताया अभी। और इसके पूर्व में सान गार्ड की खाड़ी है, पूर्व में फॉकलैंड द्वीप समूह है, फॉकलैंड की ठंडी जलधारा है, दक्षिण में ड्रेक जलमार्ग है, जो अटलांटिक महासागर, सॉरी आर्कटिक और दक्षिण अमेरिका को अलग करता है, ठीक है? तो अर्जेंटीना के लिए इतना पर्याप्त है। अब आइए, अब ब्राजील है, तो ब्राजील में ही पूछ रहा, ब्राजील भी तो दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप का देश है। तो ब्राजील की घास की भूमि पूछे तो क्या है? कंपोस है, कंपोस। कंपोस ब्राजील की खास, कंपोस कटिंगा ब्राजील के ही है। माटा गासो पठार, ये भी ब्राजील में है। माटा गासो ठीक है ना? माटा ग्रासो पठार कहाँ पूछे? तो ये दक्षिण दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में है।
बोलिविया का पठार, तो बोलिविया में ही तो आपको मालूम होगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। हाँ, सेल्वास अपन पूछे, ये पूछे सेल्वास कहाँ पर है, तो सेल्वास पड़ता है, सेल्वास दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में कहाँ, ब्राजील में। तो हाँ, ये बात नोट करनी होगा, सेल्वास जो घास भूमि है, सेल्वास क्षेत्र है, ये ब्राजील में पड़ता है। और सेल्विन पहाड़ी पूछे तो वो पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। सेल्विन क्षेत्र, सेल्विन पहाड़ी ऑस्ट्रेलिया, और सेल्वास घास तो अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के अगर देश पूछे तो ब्राजील। और ब्राजील के वर्षावन तो आप सभी जानते होंगे, जो अमेजोन रेस फॉरेस्ट, इन्हें किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहते हैं, सॉरी किडनीज ऑफ द लैंड कहते हैं। ब्राजील की राजधानी तो ब्राजीलिया है, रियो डी जेनेरियो का नाम है। रियो डी जेनेरियो आपको याद होगा 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। रियो डी जेनेरियो जैसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं 21वीं सदी में, याद आया कुछ। तो ये उसका शहर है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील का। ब्राजील के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट अभी लिखिए, आप नोट कीजिए। ब्राजील जो दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप का एक देश है, यह सभी से सीमा साझा करता है अपने अपने महाद्वीप पे, सिर्फ दो लोगों से नहीं सीमा साझा करता है ब्राजील। आपने अगर मैप देखा होगा उसका, इक्वाडोर से सीमा साझा नहीं करता है और चिली से सीमा साझा नहीं करता है। बाकी ब्राजील अपने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हर देश से सीमा साझा करता है। सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, बोलिविया, पेरू, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, इन सभी से सीमा साझा करता है। लेकिन चिली और इक्वाडोर से सीमा साझा नहीं करता है, ये बात नोट करने आप। और ब्राजील से कर्क रेखा, सॉरी मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों गुजरती है। ब्राजील का अगर एरिया देखना होगा वैसा होगा, तो यहाँ से और यहाँ से नहीं गुजरती है। ऊपर से यहाँ से गुजरती है भूमध्य रेखा और दक्षिण से होती है मकर रेखा। अब अगला, अगला कौन बचा है, अगले बचे हैं चिली। तो चिली किस लिए फेमस है, आप नंबर, चिली में ही तो है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है, एकांकागुआ है। और चिली की राजधानी पूछे तो सेंटियागो है। और चिली सिर्फ तीन देशों से सीमा साझा करता है। क्या है, इधर ऊपर पेरू है, इधर बोलिविया है, और इधर पूरब में अर्जेंटीना है। और पश्चिम में इसके क्या है, पश्चिम में क्या है, चिली के पश्चिम में है दक्षिणी प्रशांत महासागर। और चिली किस लिए फेमस है, तो अटकामा मरुस्थल, अटकामा, चिली का सेब बनाओ, चिली का कुछ इस प्रकार से सेब है, इस प्रकार से लंबा लंबा सेब है। तो यहाँ पर इसका क्या, अटकामा मरुस्थल है, अटकामा मरुस्थल है। अटकामा मरुस्थल कहाँ है, चिली में ही है। एंडीज पर्वत चिली के ऊपर बैठी है। तो एंडीज पर्वत आपने देखा अफ्रीका महाद्वीप कुछ इस प्रकार का है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर ये पूरे में ये है, यहाँ पर पूरे एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज, एंडीज कहाँ, दक्षिण अमेरिका में पूछे तो। और इसका राजधानी मैंने बताइए आपको, सबसे ऊंची चोटी क्या है, एकांकागुआ है एंडीज की। और चिली किस लिए फेमस है, चिली दो के लिए फेमस है। सबसे ज्यादा आयोडीन का उत्पादन कहाँ होता है, चिली में होता है। सबसे ज्यादा आयोडीन का उत्पादन चिली में होता है। और सबसे ज्यादा चिली तांबे का भी उत्पादक है, तांबा का, ये याद रखना। और भारत में तांबा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो राजस्थान में, भंडार राजस्थान में, और उत्पादन में तो मध्य प्रदेश है, ये याद रखना। और चिली के ही यहाँ पर, यहाँ पश्चिम में, चिली के जो पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर है, दक्षिण प्रशांत महासागर। यहीं पर पेरू की ठंडी जलधारा बहती है, पेरू की ठंडी जलधारा बहती है। और पेरू कहाँ, ये इधर यहाँ पड़ता है पेरू। और कौन बचे, और बचे हैं इक्वाडोर, इक्वाडोर बचा है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है, इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। और ये क्या, ये इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है, जो भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है, ये याद याद रखना। और इक्वाडोर किस लिए फेमस है, इक्वाडोर का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, चिम्बराजो है। ये क्या है, दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, चिम्बराजो। ये कहाँ पर है, इक्वाडोर में है। तो हो गया पोस्टमार्टम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा इसका एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन पढ़ लीजिए आप। कंपास या समशीतोष्ण घासभूमि है, जो नीचे पड़ती है ना, और इसमें कुछ भाग उरुग्वे में भी है। और अन्य पूछे, प्रेरी कहाँ का है, अमेरिका का है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका का है। कंपोज ब्राजील का है। और सेल्वास ये भी ब्राजील का है। लोनास वेनेजुएला का है। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ये गलत बताना है हमने। सोनेराम मरुस्थल अमेरिका में सही है, हम आपको ट्रिक बताएंगे भी याद करने की। टकला मकान मरुस्थल, ये भी चीन में सही है। अगला क्या, काराकोरम, ये तुर्कमेनिस्तान में सही है। गिब्सन, गिब्सन ब्राजील में नहीं है, आपको मालूम होगा। गिब्सन क्या, ऑस्ट्रेलिया में है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में है। बृहद और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो ग्रेट सैंडी हुआ, गिब्सन हुआ, और ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। किम्बरली की पठार, ये भी ऑस्ट्रेलिया में। तनामी पठार, ये भी ऑस्ट्रेलिया में। और सेल्विन पहाड़ी, मैंने अभी आपको बताया था, जब सेलवास और सेल्विन की तुलना की थी, तो सेल्विन पहाड़ी ये कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। और सेलवास मैदान तो वो ब्राजील में है। और ग्रेट डिमांडिंग रेंज आपको मालूम होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के तो आपने, मैं बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की शेप कुछ इस प्रकार से है, ऐसे करके है, ऐसे करके है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कारपेंटिया की खाड़ी है। और ऊपर क्या, टोरस, इधर टोरस जलसंधि है, ऊपर पापुआ न्यू गिनी है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की जो पूर्व में है, ग्रेट डिमांडिंग रेंज है। यहीं पर एक कोरल रीफ है, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ जिसे बोलते हैं। और यहीं पर यहाँ से निकलती है डार्लिंग नदी, मूरे नदी यहीं से है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की जो पश्चिम में है, यहाँ पे है डार्लिंग श्रेणी है। डार्लिंग नदी यहाँ पर है, पर डार्लिंग श्रेणी पश्चिम में है। और यहीं पर पर्थ है,
और इसके मध्य में कालगुरली खान है, सोने की खान है कालगुरली। और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में है हेमर्सले पर्वत श्रेणी। हाँ, तो कंप्लीट हुआ। तो और ऑस्ट्रेलिया के नीचे यहाँ पर बांस जल संधि है, नीचे बांस है। और इधर नीचे बांस ये है तस्मान, सॉरी, बांस जल संधि यहाँ पर है। और नीचे तस्मान सागर है, तस्मानिया है। और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर है दक्षिण पश्चिम, सॉरी, दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड को और ऑस्ट्रेलिया अलग करने वाला सागर कौन सा है? तो यहाँ तस्मान सागर है। ये बांस जल संधि है जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है। तो ऑस्ट्रेलिया का कंप्लीट हुआ आपका। अब दूसरा देखते हैं, जो दूसरे के देखते हैं, इसको पहले कंप्लीट करते हैं। सोनेराम, मैंने क्या कहा? सोनेराम। देखो, याद करने के लिए बताएं इसको क्या है। सोना, जो सोना होगा वो अमीर होगा, अमीर से अमेरिका और सोने से सोना। ठीक है। अभी क्या सोनेराम मरुस्थल पूछा, क्या पता और भी मरुस्थल पूछे जो अमेरिका में, जैसे आपने पढ़ा होगा अल्ताल मरुस्थल, ये भी अमेरिका में है। मोजाबी मरुस्थल, ये भी अमेरिका में है। और डेथ वैली, ये सबसे फेमस है, ये भी कहाँ? अमेरिका में है। ग्रैंड कैनियन, ये भी अमेरिका में है। वही कोलोराडो नदी पे बना हुआ है। हूवर डैम, ये भी अमेरिका में ही है। तो मैं आपको मैप बनाता हूँ, मैप से समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। मैप बना कुछ इस प्रकार से अमेरिका का मैप है। एज पर ये जी, ये क्या है? ये है मेक्सिको की खाड़ी है। तो यहीं पर मिसिसिपी नदी, मिसौरी नदी, मिसिसिपी और मिसौरी नदी आके अपना डेल्टा बनाती हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा पंजा डेल्टा है, यानी क्या बोलते हैं, पक्षी के पंजा का, पक्षी के पंजे का अगर डेल्टा बनता है, कहाँ पर बनता है? मिसिसिपी मिसौरी नदी। यहाँ पर है सोनेरा मरुस्थल, यहाँ पर है मुजावी मरुस्थल है, यहाँ पे अल्ताल मरुस्थल है। अल्ताल मरुस्थल, तो ये मैं बता दे रहा हूँ, ये अल्ताल मरुस्थल, मोजावी मरुस्थल, सोनेराम मरुस्थल, ये सियरा नेवेदा है, आपने पढ़ा होगा। इधर कैलिफोर्निया खाड़ी, नीचे यहाँ पर है कैलिफोर्निया खाड़ी। और यहाँ पर है ओजार्क पठार, पढ़ा होगा आपने। और यहाँ पर डेथ वैली, यहीं पर डेथ वैली है, डेथ वैली है। और कोलोराडो नदी भी यहीं से बहती है। और सांता आना पवन जो चर्चा में थी, जो पिछली बार जहाँ आग लगी, इसके कारण आग लगी, वो यहाँ पर यहीं पर भी चलती है। और यहाँ पर कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है। तो समझ में आया कि किस पे जो अब कलर चेंज करता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर ये पड़ा है ऐसे, ये रॉकीज पर्वत है। एंडीज पर्वत मैंने आपको बताया दक्षिण अमेरिका में, ये रॉकीज पर्वत है। और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर अपलेसियन पर्वत है, जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोल के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर लारेंटियन श्रेणी है, जो कनाडा में लारेंटियन श्रेणी। और इसके साथ यहाँ पर हडसन की खाड़ी है। तो सब समझिए। और यहाँ पर क्या? अलास्का, ये अलास्का श्रेणी है। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, आप नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। इससे टकला मकाम कहाँ है? चीन में पड़ता है, चीन। और गोबी मरुस्थल भी चीन में, गोबी मरुस्थल पूछे तो कहाँ? चीन और मंगोलिया, गोबी मरुस्थल में पूछे। और तियानसेन श्रेणी, ये भी कहाँ? ये भी चीन में ही है, नाम से मालूम पड़ रहा है, तियानसेन। और अगला आया तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान कहाँ है? ये सेंट्रल एशिया में पड़ता है। और ये किससे फेमस है? ये है, इसकी सीमा लगती है कैस्पियन सागर से। तो कैस्पियन सागर ऐसे बना, कैस्पियन सागर, तो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है। और कैस्पियन सागर कितने लगे, जैसे ये पूछ सके तो इसकी ट्रिक क्या है? तारीख, TARIC, तारीख। तो इसको आप नोट कीजिए, तारीख। जो कैस्पियन सागर से लगने वाले देशों की संख्या कितनी? 5 है। और किन किन से लगती है ये पूछे तो तारीख है। टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर क्या है? अजरबैजान, आर फॉर रसिया, और आई फॉर ईरान, सी फॉर कजाकिस्तान, आई फॉर ईरान। अब ये पूछे कि तुर्कमेनिस्तान, सॉरी, कैस्पियन सागर में गिरने गिरने वाली नदियां, ये भी पूछा जा सकता है, कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। तो यूराल और बोलगा, यूराल यहाँ से आती है, बोलगा यहाँ से आती है। और यूराल से 80% पानी यही आता है, 80% पानी आता है यूराल से। और कैस्पियन सागर के तट में नीचे ईरान शहर है, और ईरान का रामसर शहर है। रामसर से याद है, रामसर, रामसर कन्वेंशन, जो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। 2 फरवरी 1971 को था रामसर आर्द्र भूमियों के लिए। याद है आपको? जो ये ईरान के ही शहर रामसर में, जो कैस्पियन सागर से लगता है। और यहीं पे नीचे ही एल्ब्रूस श्रेणी है, ईरान की एल्ब्रूस श्रेणी। तो कितना आपको डीप बता रहा हूँ। तो यहाँ आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर है एल्ब्रूस श्रेणी है, यहाँ एल्प्स पर्वत है, यहाँ एल्प्स पर्वत है कैस्पियन सागर के पश्चिम में। सॉरी, एल्प्स नहीं, काकेशस पर्वत है, काकेशस पर्वत। एल्बी कैस्पियन सागर के पश्चिम में काकेशस पर्वत है। हाँ, तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया? ईरान से रामसर पहुंच गया। हाँ, रामसर 1971 में हुआ था, 1975 में लागू हुआ था रामसर कन्वेंशन। और 1982 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर में किए थे। तो 71, 75, 82, और भारत में कुल टोटल कितनी हुई? टोटल 100 रामसर साइट हो गई हैं। और 100वीं कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की बलिया में स्थित है सोरहाता, जिसे जयप्रकाश नारायण अभ्यारण्य कहते हैं, वो है। और उत्तर प्रदेश की ये 13वीं नंबर की है, भारत की 100वें नंबर की है। भारत ऐसे कि विश्व में कितने तीसरे नंबर पहुंच गया। सबसे ज्यादा कहाँ पर है? इंग्लैंड में, फिर मैक्सिको में, फिर भारत में। और भारत में राज्यों में सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है, फिर अपना यूपी आता है। तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, चलिए छोड़िए से, आइए करते हैं। और गिब्सन मरुस्थल बता दिया मैंने आपको, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ये रही इसकी व्याख्या, अब इसकी व्याख्या नोट कर लीजिए, देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है? 2016 में
काफ़ी 2016 का एनालिसिस है, तो 2016 में पूछा गया था, 2016 में उसकी काफ़ी उत्पादन की मात्रा उसे बताने के पहले सबसे बढ़ते से घटते क्रम में बताने हैं देशों का। तो 2016 में पूछा तो हो सकता है 2026 में पूछ दे, तो काफ़ी उत्पादन हमें पता लगाना है। तो इसके अलावा मैं इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको काफ़ी उत्पादन की। उस चीज़ का नाम है बीबीसी, बीबीसी। आपने बीबीसी हिंदी बीबीसी चैनल सुना होगा, जो न्यूज़ वाला है। बीबीसी याद कर लो। बी से ब्राज़ील, बी से वियतनाम और सी से कोलंबिया। ये 3 टॉप उत्पादक देश हैं। और भारत का स्थान पूछे तो भारत का स्थान 7वां है। ये याद नोट करना। और भारत में सबसे पहले कहाँ कॉफ़ी हुई थी? तो बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पर है? ये कर्नाटक में पड़ता है। और भारत में अरेबिका, रोबस्टा सहित दोनों प्रकार की कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो इसका देख लेते हैं। ये जो उस समय 2016 हिसाब से, अभी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से देखते हैं क्या है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। आप ब्राजील पहले नंबर पे, बीबीसी, बीबीसी, ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया है। भारत 7वें नंबर पे है, 3.5 लाख टन उत्पादन के साथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोट कर लीजिए। भारत 7वें नंबर पे है। उत्पादन कितना हुआ तो देख लीजिए, 1.2 बिलियन। और इसके बाद भारत में 75% उत्पादन अरेबिका रोबस्टा होता है। ठीक है। और उत्पादन में कहाँ कहाँ होता है? मुख्यतः होता है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इसमें कर्नाटक पहले नंबर पे है। हाँ, यही पूछा था तब, पहले नंबर पर भारत में कर्नाटक में है, दूसरे नंबर पर केरल, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। टॉप 3 स्टेट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मैकमोहन रेखा, आप सभी को मालूम होगा मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा है। हाँ, ठीक है। तो भारत और चीन के बीच में है। कितने किलोमीटर? ये सबसे पहले कभी 1914 में इसका शिमला सम्मेलन के दौरान ये रेखा बनाई गई थी। आइए अब पहले भारत की जितने देशों के साथ, कितने देशों के साथ? भारत की टोटल 7 देशों के साथ सीमा लगती है। तो उन सभी को एक बार देख मैप में देख लेते हैं। रुकिए, मैं भारत का मैप बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। एक चलिए देखिए, काम चलाने वाले मैं मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश किया को समझाने की, कितने से काम हो जाएगा। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा लगती है, जो रेड क्लिफ बोलते हैं, और भारत और चीन के बीच में लगती है इस साइड, इसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा। और सभी देख लें सात कहाँ से लगती है। और इधर सबसे ज्यादा लगती है किससे? बांग्लादेश से लगती है। कितनी? 4096 किलोमीटर रेखा। फिर सबसे आप ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्रोनोलॉजी भी आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले बांग्लादेश, तो क्रम से पूछे लगाने के बाद उसके बाद चीन। चीन से कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे चीन आ गया। मैं पहले शब्द लिख रहा हूँ। सबसे पहले बांग्लादेश, फिर चीन, फिर इसके बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान सीमा कितनी लगती है? 3223 किलोमीटर। तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। फिर उसके बाद क्या आता है? नेपाल। नेपाल से कितनी सीमा लगती है? 1751। तो नेपाल आ गया, फिर नेपाल आ गया। उसके बाद आ गया म्यांमार। म्यांमार से कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर। और म्यांमार के साथ ही तो एफ आर एम है, फ्री फ्री ट्रांसपोर्ट रिज्यूम है। यहाँ पर कोई आ जा सकते हैं। अभी तो 5 हुई ना। और छठी कौन सी है? छठी है भूटान। भूटान ये है। भूटान से कितना समय लगता है? तो 699 लगती है भूटान से। फिर इसके बाद अफगानिस्तान, यहाँ से अफगानिस्तान से लगती है। अफगानिस्तान सबसे कम छोटी कितनी थी? मात्र 109 किलोमीटर। तो सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ 109 किलोमीटर। सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। और क्रम से लगाए तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और टोटल लगाकर कितनी है? तो लगभग 15,000 किलोमीटर। 15,106 किलोमीटर। और जो दक्षिण की सीमा रेखा पूछे तो दक्षिण की जो नई अभी जनगणना, नई जो सीमा अपडेट आई है उसमें 11,098 किलोमीटर समुद्री सीमा है भारत की। 11,098 किलोमीटर। और सबसे कहाँ है? सबसे ज्यादा कहाँ पे है? गुजरात में है। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ आपका, ये सीमा रेखा वाला। ये यूपी में। अच्छा, एक बात और, नेपाल की यूपी से, क्योंकि यूपी पीछे से एग्जाम है, ये पूछा जाता है कि नेपाल की यूपी से कितनी सीमा लगती है? तो 579 किलोमीटर है। और कितने यूपी के कितने जिले टच करते हैं? तो 7 जिले टच करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन से जिले हैं वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप। 1914 का समझौता। हाँ, तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ अभी। अभी मैंने आपको बताया, अभी याद होगा। क्या है कि किस नदी के मुहाने पर बर्ड फ्लू यानी पक्षी के पंजे का डेल्टा बनता है? तो बताया था मिसिसिपी, मिसौरी नदी। आइए इन चारों नदियों के बारे में कवर करें। क्या पता इन अगले क्वेश्चन इनके बारे में पूछे, नील के बारे में पूछे, डेन्यूब नदी के बारे में पूछे। फिर सबसे पहले नोट कीजिए मिसिसिपी नदी। मैंने अभी आपको बताया था मिसिसिपी नदी अमेरिका का ये ऐसे मैप है, ऐसे करके मैप है। सॉरी, ये वो सही नहीं, फिर से बनाते हैं। अमेरिका ये ऐसे मैप है, ऐसे करके, और अमेरिका का ऐसे करके मैप है, ऐसे करके। तो यहाँ पर ये है क्या है? मैक्सिको की खाड़ी। इस मैक्सिको की खाड़ी में आकर
मिसिसिपी नदी गिरती है। तो मिसिसिपी की सहायक नदी कौन सी, तो ये मिसौरी नदी भी मिसिसिपी की सहायक नदी है। और पलाट नदी जो उत्तरी पलाट और दक्षिणी पलाट से मिलकर बनती है, ये भी मिसिसिपी की सहायक मिसौरी नदी की सहायक नदी है। कैनेडियन नदी, ये भी मिसिसिपी की सहायक नदी है। ओहियो नदी, ये भी इसी की सहायक नदी है। तो समझिए, तो मिसिसिपी नदी कई सहायक नदियों से मिलकर बनता है। और कहाँ पे डेल्टा गिराती है अपना, तो मैक्सिको की खाड़ी में। अगली है नील नदी। नील नदी का उद्गम कहाँ होता है, नील नदी का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील कहाँ पड़ता है, ये अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप में ही पूछे तो किन किन देशों से सीमा लगती है, तो विक्टोरिया की, ये विक्टोरिया झील है। ये विक्टोरिया झील है। यहाँ पर इसमें लगभग 50% या 45% सीमा लगती है तंजानिया की। फिर इसके बाद केन्या की, हाँ केन्या की पड़ती है। और फिर इसके बाद ये युगांडा की है। तीन, जो नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। इस विक्टोरिया झील, ये तीन देशों से सीमा साझा लगती है, एक तंजानिया, केन्या और युगांडा। और इससे यानी अब विक्टोरिया झील से निकलने के बाद नील नदी जो सूडान के खार्तूम, जो सूडान की राजधानी खार्तूम, वहां पर जाकर ये मिलती है। व्हाइट नील और ब्लू नील मिलकर बनती है नील नदी। इसके बाद ये जाके अपना भूमध्य सागर में मुहावरा बनाती है। और इसी क्रम में ऐसे उत्तर की ओर बहती हैं। तो ये उत्तर की ओर बहने वाली नदी है नील नदी। और यहाँ पर नासिर यानी मैं बता दूं ये, तो ये ऐसे बहती हुई तो यहाँ पर ये नासिर झील कहाँ है, ये भी नासिर झील कहाँ है, ये नासिर झील नील नदी पर बनी हुई है। नासिर झील नील नदी पर बनी हुई है। और नील नदी की यहाँ पर ये कहा अफ्रीका का, ये क्या, अरब सागर, सॉरी लाल सागर है ये। और नील नदी का बदन किसे कहते हैं, काहिरा को कहते हैं, मिस्र को काहिरा को नील नदी का बदन कहते हैं। वांगो नदी कहाँ है, ये चीन में बहती है। इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। वांगो नदी ये कहाँ है? ये वो खाई में अपना डाटा गिरा, सॉरी वो पानी गिराती है। और इसका उद्गम कहाँ पर होता है, वांगो नदी का, तो कुनलुन पर्वत से होता है। और कुनलुन पर्वत कहाँ पर है, ये तो सॉरी चीन में ही है। और अगली कौन सी है, डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी कहाँ बहती है, ये यूरोप में बहती है। और कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो रोन घाटी या ब्लैक जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से डेन्यूब नदी का उद्गम होता है। और ये वियना, बुडापेस्ट, हंगरी जैसे शहरों से होकर गुजरती हुई काला सागर में अपना मुहाना बनाती है। काला सागर में मुहाना बनाने से पहले सुलीना चैनल से होकर गुजरती है। तो डेन्यू नदी काला सागर में गिरती है और उद्गम कहाँ होता है, ब्लैक फॉरेस्ट से होता है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पड़ता है, जर्मनी पड़ता है। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डेन्यूब नदी के किनारे बसे शहर का नाम बताओ, तो मैंने आपको बताया क्या, वियना शहर है, बुडापेस्ट शहर है, बेलग्रेड शहर है, ये डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। तो हो गया पूरा पोस्टमार्टम। अब अगले देखते हैं। ये सारे एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोम एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव जनित बायोम है। इसको ऑप्शन में दिखा रहा हूँ। ये रहे चार ऑप्शन। चूंकि इसमें मैं एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव जनित, ये क्या है, क्रॉपलैंड, ये मानव जनित है ना, कि जो फसल मानव जनित है, जैसे धान के खेत, ये क्या मानव जनित है, तो ये मानव जनित हो गया। एक ग्रासलैंड तो ऑटोगोनल नेचुरल है। ताजा फ्रेश वाटर, ये भी नेचुरल है, बर्तन नेचुरल, लेकिन कृषि भूमि मानव जनित है, एंथ्रोपोजेनिक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ओजोन की सांद्रता सबसे अधिक किस परत में पाई जाती है। सभी को मालूम है ओजोन कहाँ पाया जाता है, समता मंडल पाया जाता है, लेकिन आइए इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। वायुमंडल की परतें सबसे, इसकी व्याख्या आप देख लीजिए, पहले पहले इसकी व्याख्या देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप देख लीजिए। 90% ओजोन समता मंडल पाई जाती है। जो 10% जो नीचे पाई जाती है क्षोभ मंडल में, इसे वेड ओजोन कहते हैं, क्योंकि ये क्या पोल्यूशन का कार्य करती है। उस कारण से ये वेड ओजोन कहते हैं। जो 90% ओजोन है समता मंडल, उसे गुड ओजोन कहते हैं, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट यूवी किरणों से जो क्या नाम है, कैंसर से रक्षा करती है। अल्ट्रा वायलेट वी किरणों से ये ओजोन O3 से मिलकर बनता है। ठीक है, आइए सबसे पहले इसको देखते हैं, क्षोभ मंडल। मैं इसके एक रुकिए, ये रहा इसका संरचना, आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए, सुनिए देखो। ये क्षोभ मंडल है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 8 से 18 किलोमीटर। 8 से 18 किलोमीटर, अब 8 से 18 मीटर क्यों लिखा है, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। और औसत पूछे तो औसत कितनी होती है, औसत 13 किलोमीटर होती है। तो ये नोट करना है आप, ठीक है। ये पूछा जाता है कि ध्रुवों पर कितनी होती है, ध्रुवों पर होती है 8 किलोमीटर है, और भूमध्य रेखा पर होती है 13 किलोमीटर ऊंची। समझ गए हो। और इसमें क्या होता है, क्षोभ मंडल में क्या होता है, जमीन जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, वर्षा, पानी, तूफान और जैव स्थिर धाराएं, ये सब क्षोभ मंडल चलती हैं। समता मंडल में क्या होता है, समता मंडल में एक समता मंडल है, इसमें क्या ओजोन परत पाई जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 50 किलोमीटर तक होती है। ये ये कितना, 8 से 18 किलोमीटर, ये 18 से 50 किलोमीटर तक होती है, समता मंडल की ऊंचाई होती है। और ये देखिए, तापमान में देखो, ऊपर जाने पर तापमान में गिरावट होती है, तो क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर जाएंगे तो तापमान कितना गिरावट होती है, पूछा था, इसे बोलते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। वो कितनी होती है, वो होती है
1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। कहाँ पर? क्षोभ मंडल में। इसे बोलते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। ठीक, ये पूछ लीजिए सामान्य ताप ह्रास दर कितनी है? 165 मीटर है। इसका क्या है? इसके बाद मध्यमंडल। मध्यमंडल 50 किलोमीटर, जीरो से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, 18 से 50 किलोमीटर समताप मंडल और 50 से 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल है। मध्यमंडल है। मध्यमंडल ये 80 किलोमीटर है और ये सबसे सबसे ठंडा होता है। सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो मध्यमंडल है। सबसे ठंडी परत मध्यमंडल। और इसी मंडल में आकर उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं। उल्कापिंड ऊपर से आएंगे तो जलते जलते इसी मंडल में आकर राख हो जाएंगे। तो किस मंडल में? मध्यमंडल में सब उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद कहता है, इसके बाद पड़ता है आयन मंडल। आयन मंडल क्या पड़ता है? ये ऊपर आयन मंडल। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 80 से 500 किलोमीटर होती है। 400 या 500 किलोमीटर होती है। तो आयन मंडल ये, इसमें जैसे मालूम पड़ा आयन है, आयनोस्फीयर, इसमें रेडियो तरंगे, सौर विकिरण सब इसी में क्रियाएं होती हैं। संचार सैटेलाइट इसी में से चंद्र के जाते हैं, भेजे जाते हैं, जिसे लियो बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। इसके बाद पड़ता है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल तो मालूम है आपको, 10,000 400 से या 500 से 10,000 किलोमीटर। इसके बाद पड़ता है अंत स्टार्ट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ये सब लिखा हुआ है इसमें। ऊंचाई, तापमान लिखा हुआ है, इसमें ऊंचाई लिखी हुई है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। और ये इसका इसका एक्सप्लेनेशन है, ये इसके देखिए। हाँ, वियना कन्वेंशन ये देख लीजिए। ओजोन परत से संबंधित। ओजोन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो अंटार्कटिका में। और मैंने सबसे पहले आपको बताया था, सबसे पहले ही क्लास में, सबसे पहले वीडियो शुरुआत बताया था, ये अटलांटिक महासागर है। सॉरी, ये दक्षिण अमेरिका महासागर अर्जेंटीना बताया था। यहाँ था ट्रैक पास या ट्रैक जल संधि बताई थी। या आर्कटिक महासागर, सॉरी अंटार्कटिका महासागर बताया था स्कॉटिया सागर, सब बताया था आपको। तो इसके लिए ओके, वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। और किगाली समझौता 2016 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इनका डेट भी पूछा जा सकता है। हाँ, ये बोलिए सीएफ से संबंधित किस पे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये सब दुनिया का पहला ऐसा बाध्यकारी और सफल समझौता रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर किगाली 2016 में, जिसमें एचएफसी पर प्रतिबंध लगाया गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पहला क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्न में से किसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति और तीव्रता इंटेंसिटी में वृद्धि हो रही है? आवृत्ति और तीव्रता यानी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में तो चक्रवात भी बढ़ रहे हैं। पहले कहा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में एक दो तूफान आते थे। अब आज सुनते हैं कि गर्मियों में ही और अक्टूबर में भी तूफान आने लगते हैं। जैसे अभी हाल ही में दितवाहा दितवाहा चक्रवात आया था, म्यांमार, सॉरी, श्रीलंका में आया था, जिसमें भारत ने सैन्य अभियान में अपना सहायता भेजी थी ऑपरेशन सागर बंधु के तहत। याद होगा आपको। जितवा ऐसे पूछा, जितवा चक्रवात तो श्रीलंका में आया था। और इसके तूफान भी आते हैं, हरिकेन में सभी वृद्धि हुई है। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। ये रहा एक्सप्लेनेशन, इसमें पढ़ लीजिए आप, ठीक है। क्योंकि गाय अधिकतम दूध उत्पादन किस देश में आता है? तो कुछ लोग जल्दबाजी में कहेंगे भारत करके भाग जाएंगे, पर गलत है। क्वेश्चन तो पहले पूछो तो क्या, प्रति गाय उत्पादन पूछा है, यानी समझे? जैसे जैसे कृषि में होता है प्रति है हेक्टेयर उत्पादकता। कृषि में दो टर्म आपको सुनेंगे, एक होता है उत्पादन, एक होता है उत्पादकता। उत्पादकता होती है प्रति हेक्टेयर नापने के लिए, उत्पादन होता है टोटल कितना हुआ। उसी प्रकार से गाय में भी ये आता है, डेयरी में तो प्रति गाय अधिकतम उत्पादन नहीं, एक गाय कितना दूध देती है। चूंकि देखो 10 गाय होंगी और सभी लोग 2-2 लीटर दूध देंगे, तो 200 लीटर हो गया, ज्यादा उत्पादन हो गया। अगर 50 गाय हो और सभी लोग 4-4 लीटर दूध दें, तो भी 200 दूध हो गया। तो उत्पादकता किसकी अच्छी हुई? 50 गाय की हुई कि 50 गाय हैं फिर भी आपको उतना ही उत्पादन हुआ। आपके पास 100 गाय से तब इतना उत्पादन हुआ। तो ये प्रति एक क्वांटिटी ना प्रति उत्पादकता, समझ रहे हो ना? मेरा कहने का तात्पर्य है कि एक गाय का क्षमता नापी जाती है। तो प्रति गाय उत्पादन कौन है? डेनमार्क नंबर 1 पे। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। डेनमार्क रहा पहले नंबर पे। डेनमार्क गायें विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन करती हैं औसतन। कितने करती हैं ये करती हैं लगभग 10,300 लीटर प्रति वर्ष। अपने दुग्ध काल में, एक दुग्ध काल में 10,300 लीटर करती है एक वर्ष में। भाई भारत में कितनी है? भारत में 1,500 से 2,000 है। देखिए कितना फर्क है, लगभग में 5 गुने का फर्क है। और भारत में कैटल वैसे, पशु वैसे भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा कहाँ पर अभी जनगणना हुई थी, पशु जनगणना सबसे ज्यादा भारत में है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्पत्ति के अनुसार क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आए थे कवचधारी बीज, सॉरी, सबसे पहले आए थे कवचधारी जीव आए थे, फिर इसके बाद आए थे कीट आए थे। तीन दो किसमें है? तीन दो तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीन दो। इसके बाद प्रथम सरीसृप आए थे, इसके बाद इसमें तो मेमल सबसे लास्ट में है, तो सबसे लास्ट में चार किसमें है? दो में है। नहीं, आपको याद करना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले क्या थे? कवचधारी जीव, जो सेल वाले आए थे। फिर इसके बाद उनसे बने कीट, फिर कीट से बने सरीसृप, उसके बाद बने थे स्तनधारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा।
और ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन, आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले कीट और कवचधारी जीव, फिर प्रथम कीट, फिर प्रथम सरीसृप, फिर प्रथम स्तनधारी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रह पर जीवन की संभावना सबसे अधिक है? तो आपने अक्सर चर्चा में रहता है कि एलन मस्क मंगल पर बस्ती बसाने वाले हैं, तो मंगल पे आंसर होगा ए। आइए इन सभी के बारे में जान लेते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, ये एक्सो प्लेनेट और इनर प्लेनेट क्या होते हैं, इन सभी के बारे में जानने से पहले देख लीजिए। तो सबसे पहले हम ग्रह को दो भागों में बांटते हैं। 8 ग्रह, चार, चार, चार एक वर्ग में और चार एक वर्ग में। पहले कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। हाँ, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, बृहस्पति, शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण। तो और इनके बीच में जो प्रथम चार को कहते हैं, प्रथम चार को क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लेनेट या पार्थिव, या पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं या टेरेस्ट्रियल ग्रह कहते हैं या पार्थिव ग्रह कहते हैं। और जो बाहर के हैं उन्हें कहते हैं जोवियन प्लेनेट या बाह्य ग्रह। और इनके जो बीच में होता है, इनके बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है। तो ऐसे बोलते हैं कि क्षुद्र ग्रह की बेल्ट किन दो ग्रह के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है क्षुद्र ग्रह की बेल्ट, ये वहां पर मिलती है। इन दोनों को अलग करते क्या? क्षुद्र ग्रह बेल्ट है। अब इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं, सबसे पहले एक एक के बारे में। सबसे पहले बुद्ध के बारे में समझते हैं। बुध, लिख दे रहा हूँ, बुध। तो बुध, ये पृथ्वी के सब, ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। और इस पे वातावरण नहीं पाया जाता, इस पे वातावरण नहीं पाया जाता है। इस कारण से तो वातावरण नहीं पाया जाता, इस कारण से इसके तापमान में बहुत अंतर होता है। तो पृथ्वी पर वातावरण पाया जाता है, इस कारण से हम लोग रहने योग्य वातावरण बन जाता है कि उस दोपहर में सूर्य की किरणें आई, वातावरण ने रोक ली, तो शाम को उतना ठंडा नहीं हुआ। शाम को उतना ठंडा बन और नहीं रोकते, सब निकल जाती, तो रात को इतना ठंडा हो जाता है कि हम रह नहीं पाते। उसी प्रकार से बुद्ध में वातावरण है नहीं। और चूंकि शुक्र के पास है, तो दिन में जो सबसे ज्यादा तापमान कब होता है? दिन में होता है। दिन में पहुंच जाता है 450 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है। और रात में घटकर कितना रहता है? -180। देखिए आप कितना टेम्परेचर इन्वर्सन होता है। तो ऐसे बोलते हैं कि किस ग्रह में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है? तो बुध ग्रह में पाया जाता है। दिन में 450 और शाम को 180, -180 पहुंच जाता है। क्यों? किस कारण से? क्योंकि वहां वातावरण नहीं है। ऐसे बोलते हैं, किस ग्रह में वातावरण नहीं है? तो बुध ग्रह में वातावरण नहीं है। और बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन बराबर? 53 दिन के बराबर, पृथ्वी के 53 दिन के बराबर होता है। या कहीं कहीं आपको 59 लिखा मिल जाएगा, 53 लिख लो या कहीं 59 दिन मिलता है। नहीं, इसमें पृथ्वी का एक दिन और बुध में 2 महीने के बराबर है। और ये पूछते कि बुध में भेजे गए प्रमुख मिशन, जैसे चर्चा में पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि इनका संबंध बताइए। तो मैसेंजर, एम फॉर मरकरी होता है, मरकरी बुध, एम फॉर मैसेंजर और मेरिनर। मैसेंजर और मेरिनर ग्रह का जो क्या नाम मिशन है, मैसेंजर और मेरिनर मिशन का संबंध किससे है? बुध ग्रह से है। अब बुध पर, अब आते हैं शुक्र पर। बुध का शुक्र, शुक्र क्या कहते हैं? ये पृथ्वी की बहन है, पृथ्वी की जुड़वा, सांझ का तारा, भोज का तारा, ये सब इसी कहते हैं शुक्र। तो ये क्या पृथ्वी की बहन क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी से हल्की से छोटी है, हल्की से छोटी है और जुड़वा है, पृथ्वी की जुड़वा है। तो जितना इसका साइज है उतना इसका साइज है, मतलब थोड़ी सी छोटी है। इस कारण से इसे पृथ्वी की जुड़वा, पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोज का तारा कहते हैं। और इस पे वायुमंडल पाया था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें वायुमंडल पाया था, इसके वायुमंडल में 90 से लेकर 95% तक की, इसके वायुमंडल में 90 से लेकर 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और इसके वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए गए हैं। तो ऐसे पूछते कि किस ग्रह के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड पाया गया? तो शुक्र, ये पूछा गया है। साथ से शुक्र, साथ से सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। और इसमें या और इम्पोर्टेंट बात क्या है? यह और यह एकमात्र ग्रह, एकमात्र नहीं ग्रह, यह शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह एक दो ऐसे ग्रह हैं, सॉरी, ग्रह हैं जो उल्टा घूमते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व लगाती है, लेकिन शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम लगाता है। और शुक्र ग्रह के साथ साथ अरुण ग्रह, तो शुक्र और अरुण, ऐसा शुक्र और अरुण उल्टा घूमते हैं। यानी इनमें सूरज जो उत्पन्न होगा, यानी सूरज निकलेगा तो पश्चिम से निकलेगा सूरज। क्लियर हुआ? हाँ, एक बात हो, देखो जो आप कॉमन सेंस लगाइए, अगर पृथ्वी की जुड़वा है, पृथ्वी की बहन है और पृथ्वी थोड़ी छोटी है, दिन और दिन दोनों समान दिन हो गए? लेकिन ऐसा नहीं है। इसके एक दिन, शुक्र का एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर है, समझिए आप। पृथ्वी में एक दिन, शुक्र में 243 दिन के बराबर है। बस साइज में सेम है, तो इसलिए इसको कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा, पांच तारा, भोर का तारा। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र ग्रह है। आप कहेंगे कि बुध होना चाहिए क्योंकि शुक्र पास है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुध ग्रह का वायुमंडल नहीं है, इस कारण से वो गर्म नहीं हो पाता इतना। लेकिन शुक्र ग्रह का अपना वायुमंडल, इसका सबसे गर्म ग्रह पूछे कौन सा है? तो शुक्र ग्रह करना है। और इसका मिशन पूछे कौन से है? तो मैगेलियन मिशन।
मैं लिख दे रहा हूँ मैगेलन मिशन। मैगेलन मिशन किस ग्रह के लिए है? मैगेलन मिशन शुक्र के लिए है। ठीक है। अब कौन बचा है? बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी तो आपको जानते ही हो, मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह पे सर्च करते हैं, मंगल ग्रह के पोस्टमार्टम करते हैं। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं ऐसे पूछ दे तो, इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। और मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर है। उसका नाम क्या है? माउंट ओलंपस। माउंट ओलंपस सबसे ऊंचा सौरमंडल का ज्वालामुखी कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर है। उसका नाम क्या है? माउंट ओलंपस। और सौरमंडल की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो ये है मंगल ग्रह पर है, इसका नाम है वैलेस मेरिनस। मैं लिख रहा हूँ, ये लिख दिया। अरे मीटर क्यों फिर से लिखा? आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप। मेरिस वायलेस मेरिनरिस। वायलेस मेरी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वायलेस वायलेस मेरिनरिस सबसे बड़ी घाटी सौरमंडल की, ये मंगल ग्रह पर है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। और मंगल ग्रह पर ही जेजोरो क्रेटर पाया जाता है। जेजोरो क्रेटर कहाँ पे है? मंगल ग्रह पर है। और अभी हाल ही में नासा का एनएटी मिशन, ये भी मंगल ग्रह से संबंधित है। यहाँ पर इसने रोवर ने उड़ान की। तो एनयूटी मिशन भी है, इस मंगल संबंधित है। भारत का मोम मंगल ऑर्बिटर मिशन है, मोम मिशन है, आपको मालूम होगा। मंगल ऑर्बिटर मिशन, जेजोरो क्रेटर, फेवोस, डिमोस, ये क्या चंद्रमा है मंगल ग्रह के। इसका क्या है? बृहस्पति है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अब है बृहस्पति पर। बृहस्पति, बृहस्पति पर यह यह पूरे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, ये गैसीय ग्रह है। बाकी से जो मैंने स्टार्टिंग में जो चार बताया था, ये चट्टानी ग्रह है, और ये गैसीय ग्रह है। ये हीलियम गैसीय क्योंकि इसमें हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। और इसमें देखे पाया गया, आपने देखा होगा इसकी फिगर में, इसमें एक लाल धब्बा है, लाल धब्बा जिसे बोलते हैं रेड स्पॉट, ग्रेट रेड स्पॉट। ये क्या है? विशाल चक्रवात है, ये पूरे बृहस्पति पे घूमता है। तो ऐसे बोल सकते किस ग्रह पर विशाल यानी जॉइंट रेड स्पॉट है, यानी ग्रेट रेड स्पॉट है। रेड स्पॉट कहाँ पर है? तो ये बृहस्पति पर है। और बृहस्पति कितने उपग्रह हैं? ये चंद्रमा है तो टोटल 104 है। और सबसे ज्यादा किसके हैं? सबसे ज्यादा शनि के, लगभग 250 हैं, शनि के हैं। और इसका प्रमुख मिशन कौन है? जूनो। इसे इंग्लिश में बृहस्पति क्या बोलते हैं? जुपिटर बोलते हैं। जैसे जुपिटर जैसे जूनो, तो जूनो में से संबंध किससे है? बृहस्पति से है। तो इसका पोस्टमार्टम हुआ। अब आते हैं शनि पर। शनि पर आते हैं, शनिदेव पर आते हैं। शनिदेव, शनिदेव यानी शनि पर सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? इनके ही हैं, 285 हैं। मैं 250 बताया, गलत बताया, भूल गया। 285, 285 यानी 250 प्लस है, 285 है। और इसमें क्या है? ये भी गैसीय दानव है, क्योंकि ये गैस से बना हुआ है। और इसमें रिंग किसमें पाए जाते हैं? बलय शनि में पाए जाते हैं, शनि में बलय पाए जाते हैं। और इसमें इसका घनत्व क्या है? इसका घनत्व पानी से भी कम है। कितना? इसका घनत्व पानी से भी कम है। और इसके प्रमुख अभियान कौन कौन से हैं? कैसनी ह्यूजेंस और वाइजर। ये पूछा था, कैसनी ह्यूजेंस और वाइजर ग्रह मिशन किससे संबंधित है? शनि ग्रह से। कैसनी में लिखो, शनि आ रहा है, कैसनी शनि। और वाइजर, वाइजर भी आप रख लीजिए, वाइजर शनि का है मिशन। अब कौन बचे हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण। अब अरुण बचे हैं। अरुण मालूम होगा आपको, ये सबसे ठंडा ग्रह है, अरुण ग्रह। इसे बर्फ का दानव भी बोलते हैं, क्योंकि इसे ठंडा ग्रह है, इस कारण से बर्फ का दानव कहते हैं। और इसमें मीथेन पाया जाता है। मीथेन ठंडी गैस होती है, तो इसमें मीथेन पाया जाता है, मीथेन। और मीथेन के कारण ये लाल और हरा दिखाई पड़ता है। और ये 98% झुका हुआ है, इस कारण से इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण, अरुण नाम का लड़का है, वो लेटा है, ऐसे याद कर लो आप। तो अरुण ग्रह है और लेटा हुआ ग्रह है। और मैंने अभी आपको बताया, जब शुक्र बताया था, शुक्र उल्टा घूमता है, तो ये अरुण भी उल्टा घूमता है। शुक्र और अरुण, ऐसे शुक्र और अरुण उल्टा घूमते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। तो इनके लिए सूरज पश्चिम से उगेगा। आपको बचा बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वरुण लिख लीजिए, सबसे बाहर के सबसे अंतिम ग्रह है। इसके बाद स्टार्ट, वरुण ग्रह के बाद स्टार्ट होता है क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट कहाँ है? ये बाह्य अंतरिक्ष में है, क्यूपर बेल्ट है, वरुण ग्रह के बाद दिखती है। अब बोना ग्रह किसे बोलते हैं? प्लूटो ग्रह को बोलते हैं, बोना ग्रह। ये 9वां ग्रह था, इसे अब ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। तो आई होप इसका पूरा पोस्टमार्टम हो चुका है सारी ग्रह का। तो मुख्य मुख्य पॉइंट थे मैंने बता दिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ हो सकते हैं। ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या आप देख लीजिए। आप अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? सबको मालूम है, 11 जुलाई मनाते हैं। अब 11 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? तो आपको पता होगा कि 11 जुलाई 1987 को, 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग 11 जुलाई को ही, 1987 हुई थी, 1989 में हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाने लगे। और इसकी थीम क्या थी? ये पूछ सकता है कि अब ये इस बार पूछे कि इस बार की 2011 की जो 2026 की थीम पूछे, तब क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। 2026 की थीम, 2026 की थीम क्या है? 2026 की थीम है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना, आज और भविष्य के लिए। तो युवा युवा यूथ से जुड़ा हुआ है।
तो ऑप्शन में आया तो लिख देना, युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए, ये थीम रहेगी। ठीक है, ये इसकी व्याख्या रही है। अब देख लीजिए, ये इसकी व्याख्या रही है। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है, नार्मन बोरलॉग पुरस्कार के संबंध के, नार्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार मिला था। आपने मालूम होगा नार्मन बोरलॉग कौन है। नार्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति एम एस स्वामीनाथन, विश्व में हरित क्रांति नार्मन बोरलॉग, मेक्सिको से बीज आया था, और उच्च उत्पादकता वाले एच वाई बी सीड्स आपको याद होगा। और इन्हें कृषि के क्षेत्र में, आप तो कॉमन सब लोग कहेंगे कृषि, पर कृषि के क्षेत्र में तो नोबेल मिलता ही नहीं है, तो इन्हें शांति के क्षेत्र में मिला था, फूड सिक्योरिटी के लिए मिला, समझ गए हो। ये घुमा के क्वेश्चन पूछा था, ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या नोट कीजिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा विश्व में आयोडीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बताया था, आयोडीन और चिली, आयोडीन और तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, चिली देश है। और चिली देश की बताया था, अटकामा मरुस्थल बताया था, चिली याद आया कुछ, और आपने गौर से सुना होगा तो याद होगा आपको। अमेरिका महाद्वीप का देश है, एंडीज पर्वत, और इसके पश्चिम में बहती है पेरू जलधारा। ठीक है, तो चिली होगा, सॉरी गलती कर दिया, चिली होगा, आंसर चिली होगा। ये राशि व्याख्या, व्याख्या नोट आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सुएज नहर बनने के बाद यूरोप और भारत के बीच कितनी दूरी कम हो गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ईरान युद्ध के चक्कर में ये सभी चर्चा में है। तो इसका आंसर तो सभी को मालूम होगा, आई होप। 7,000 किलोमीटर बच गया था। ये पहले जब देखो आपने, मैंने मैप बनाता हूँ ऐसे करके, ऐसे ऐसे मैप, एक बार मैं फिर से बनाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का मैप है, आपने देखो, नोट कीजिए। ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये अरब प्रायद्वीप है, और ये अपना प्यारा भारत है। तो पहले ऐसे ऐसे आते थे, ऐसे ये सुएज नहर है। मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ, कलर। हाँ, ये सूरज नहर है, ये सूरज नहर है। पहले ऐसे आते थे, ऐसे जब सूरज नहर बनी थी पूरा ऐसे करके तब आते थे, भारत का चक्कर लगाते थे, तो ये कितना भूलने में पड़ता था, 7,000 किलोमीटर पड़ता था दूरी। अब सूरज नहर बन गई है, तो ये भूमध्य सागर है। और ये अब यूरोप से यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर आ जाते हैं, तो ये बन गया सूरज नहर। अब देखिए आप, तो चर्चा में क्या रहा है, सूरज नहर, तो सूरज नहर, ये सूरज नहर है, सूरज नहर की अफ्रीका या भूमध्य सागर को, ये क्या है, ये इधर लाल सागर है, लाल सागर जोड़ती है, सूरज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर जोड़ती है। ये भूमध्य सागर है, और ये लाल सागर है, इधर ये लाल सागर है, इसको जोड़ती है। या फिर भूमध्य सागर लाल सागर ना कहे, तो भूमध्य सागर को अरब सागर से जोड़ती है। ठीक है, ये सूरज नहर है, इधर सूरज नहर है। फिर इधर आपने पढ़ा होगा, ये इधर इधर पढ़ा होगा, ये क्या है, इधर हॉर्मुज जल संधि है, हॉर्मुज जल संधि, इसे फारस की खाड़ी कहते हैं। ये फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है, इसको जोड़ती है। या ओमान खाड़ी ना कहे तो ये कहे अरब सागर है, जोड़ती है। ये यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हॉर्मुज जल संधि, और यहाँ पर है सूरज नहर, यहाँ पे बाब अल मंडेब। बाब अल मंडेब क्या है, ये लाल सागर है, और ये अरब सागर है, इन सबको जोड़ती है। तो ये आप की पॉइंट नोट कीजिए। मैं जो मिडल के, मैं बता रहा हूँ, ये सुएज नहर है, सुएज नहर इधर भूमध्य सागर, या इधर लाल सागर, ये लाल सागर है, इनको जोड़ती है सुएज नहर। और इधर है बाब अल मंडेब, जो लाल सागर को और अरब सागर को अरब सागर जोड़ता है। फिर इधर ये पूरा अरब प्रायद्वीप है। यहाँ पर है ईरान की खाड़ी, या हरमुज संधि, जो ईरान की खाड़ी है, और ये ओमान खाड़ी, इसको जोड़ती है। ठीक है, देखिए इसमें बना भी है, ये देखो, ये है पोर्ट सईद, सबसे ऊपर पोर्ट सईद है। ये अरब सागर, लाल सागर है, ये लाल सागर है, ये रेड सी है। तो लाल सागर और रेड सी भी जोड़ने वाली ये है सुएज कैनाल, ये सुएज कैनाल है। यहाँ से कितना व्यापार होता है, 20% व्यापार होता है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़कर सुएज नहर 1969 में खोली गई थी पहली बार। इससे 7,000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। पहले केप ऑफ गुड होप या दक्षिण अफ्रीका के सबसे नीचे, वहां से गुजर के गुजरना पड़ता, यहाँ से गुजरना पड़ता था, इस कारण। अब अगला क्वेश्चन कौन था, भारत का भूगोल। अब ये कल नेक्स्ट वीडियो में से कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री श्याम, धन्यवाद। जो नए जो यूजर हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को प्यार दीजिए, बढ़ाइए आगे। धन्यवाद, जय श्री श्याम।